स्वागत है आप सभी का मेट्रो संगम में। मैं हूं आलोक सिंह। नरेंद्र मोदी पर राज ठाकरे के चुटकुले का सियासी असर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। कभी मोदी के सबसे बड़े समर्थक रहे राज ठाकरे के रुख को देखकर जहां बीजेपी हैरान और चुप है, तो वहीं विरोधी दल इस पर चुटकी लेने में पीछे नहीं है। महाराष्ट्र में चुनावी मौसम है और एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे को इन दिनों चुटकुले सूझ रहे हैं, और चुटकुला भी किसी ऐसे वैसे पर नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कुछ महीने पहले तक मोदी राग गाने वाले राज के सुर क्यों बदले, ये तो वही बेहतर जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी को चुटकुले की चुभन ने लाजवाब कर दिया है। कि राजनीति में तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसको कोई हम बहुत सीरियस नहीं देते। कोई बहुत सीरियस बात नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में कुछ दिनों से उलटबाजी का दौर चल रहा है। कब कौन नेता किसकी तारीफ कर दे और किसकी आलोचना, कुछ पता नहीं। ऐसे ही दौर में राज ठाकरे साहब ने चुटकुला फरमाया है तो बैठे बिठाए विपक्ष, खासकर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका हाथ लग गया है। झूठ का पर्याय बना दिया हमारे प्रधानमंत्री को, उनके समर्थक ने बना दिया। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात सही है। सबसे ठगा हुआ वो लोग महसूस कर रहे हैं, और राज ठाकरे ने भी उनको वोट दिया होगा या उनके कैंडिडेट को वोट दिया होगा। और राज ठाकरे जी तो बिल्कुल इलेक्शन के पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम मदद करेंगे। वहीं सीपीआई नेता अतुल अंजान कुछ नहीं कहना चाहते, हालांकि इस कुछ नहीं में भी बहुत कुछ है। सुनिए। राज ठाकरे दीवाना होकर के नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी के हृदय में राज ठाकरे के लिए बड़ा प्रेम था। तो ये दो प्रेमियों का मामला है, इसमें मैं क्यों उलझूं? वहीं एनसीपी भी सवाल उठाने में पीछे नहीं है। हमें लगता है अब उनकी नींद टूटी है, सच्चाई का पता चला है, और उस सच्चाई को लोगों के बीच में उन्होंने रखा है। राज ठाकरे का मजाक उड़ाना नहीं, उन्होंने एक सच्चाई है जो व्यंग के तरीके से लोगों के सामने रखने का काम किया है। एक चुटकुला और इतने सारे मतलब, राज ठाकरे ने भी शायद इतना नहीं सोचा होगा। खैर, सियासत की पहली शर्त ही है बाल की खाल निकालना, सो निकल रही है। कम से कम चुटकुले के बहाने ही सही, सियासत के बनते बिगड़ते रिश्तों की तस्वीर तो सामने आ ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नपेद मिश्रा की नियुक्ति से जुड़े बिल पर सरकार को घेर रहा है, तब शरद पवार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि नपेद की नियुक्ति के विरोध में नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि नपेद मिश्रा की नियुक्ति पर इतना हंगामा क्यों मचा है। साथ ही एनसीपी ने गांधी परिवार को इनकम टैक्स नोटिस पर भी केंद्र को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगी। दोनों पार्टियों का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश का शक गहराने लगा है। मामले में विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं एटीएस ने ब्लास्ट की जांच के लिए 10 टीमें बनाकर अब तक 20 संदिग्धों से पूछताछ की है। पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे पर भरोसा करें तो उंगलियां एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर उठ रही हैं। तो क्या इस बार भी पाक में ही रची गई भारत के खिलाफ साजिश? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने एक चैट डिटेल को इंटरसेप्ट किया है, और ये बातचीत ब्लास्ट से ठीक पहले कराची में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों की ये बातचीत कराची में हुई। जाहिर है एक बार फिर पाकिस्तान शक के घेरे में है। जांच एजेंसियां ये भी मान रही हैं कि मध्य प्रदेश की जेल से फरार चल रहे सिमी के आतंकी भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। ये भी खुलासा हुआ कि धमाका बेशक छोटा था, लेकिन मंसूबा कुछ बड़ा करने का था। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि इस धमाके के पीछे किसी आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। लाजमी है ऐसे में इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस की नजर हाल के दिनों में पुणे में बढ़े आईएम की गतिविधियों पर भी है।
पुणे में हालिया तनाव को भी जांच के दायरे में रखा गया है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि फर्शखाना पुलिस स्टेशन के धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, बॉल बेयरिंग और टाइमर का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, आसपास की सीसीटीवी फुटेज जांच में एटीएस को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पार्क करते हुए भी दिखा है। फिलहाल उस वीडियो की क्वालिटी बेहद खराब होने की वजह से फुटेज को एफएसएल भेजा गया है ताकि संदिग्ध की पहचान हो सके। आपको बता दें कि गुरुवार को पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके में एक कांस्टेबल समेत 3 लोग जख्मी हो गए थे। फिलहाल इस घटना पर गृह मंत्रालय को राज्य पुलिस ने रिपोर्ट सौंप दी है और अब जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई है, जिसके रिपोर्ट पर अब सभी खुफिया एजेंसियों की नजरें गड़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुणे में हुए ब्लास्ट को लेकर जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने दहशतगर्दों को करारा जवाब देने की बात कही है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने जांच पूरी होने तक किसी भी राजनेता को इस मामले पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी है। पुण्यामध्ये घडलेली घटना हे पोलीस दलासाठी निश्चितच ये ब्लास्ट अगर पुलिस को टारगेट करते हुए किए गए हैं तो हम सही समय पर इसका जवाब देंगे। आतापर्यंत सुद्धा अगदी जगामध्ये कुठं घडलं नाही। हमने इससे पहले भी जिंदा आतंकियों को पकड़कर दिखाया था और सही समय पर जवाब भी हम दे देंगे। पोलीस असलेल्या त्रुटी दूर करते। अशा प्रकारचा ज्यावेळेस घटना घडतात त्यावेळेस ब्लास्ट की जांच हो रही है, सीसीटीवी के जरिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। ज्यादा बातें करने से पुलिस का मनोबल कम होगा। राजनेताओं को इस मुद्दे पर बात करने से बचना चाहिए। काही बारकावे असतात हे त्यांना जास्त। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान कंट्रोवर्सी किंग बन गए हैं। बीती रात वो एक और नई कंट्रोवर्सी में फंसते दिखे। दरअसल सलमान खान अभिनेत्री नरगिस फाकरी के साथ अपने फिल्म के डिजिटल सॉन्ग को प्रमोट करने मुंबई के रॉयल्टी नाइट क्लब में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने उनके फैन और मीडियाकर्मियों के साथ बेहद बदसलूकी की। तस्वीरों में गुस्सा साफ है। इतना ही नहीं, इससे पूरे मामले को सुलझाने के बजाय सलमान खान ने भी खुले तौर पर कह दिया कि जिसे वेट करना है वो करे और जिसे इवेंट से जाना है वो जा सकता है। इसके बाद फोटोग्राफर्स ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर क्लब के मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। जिसको बाहर जाना बाहर चले जाओ, जिसको रह जाना रह जाओ। यहाँ पर गाली गलौज वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर, समझे? बहुत आप लोगों को जाना है, आप लोग जा रहे हो ना, आप लोग जाना है तो चले जाओ। जो नीचे रह रहे हैं वो रह रहे हैं, जिनको जाना है वो चले जाओ। वो तो नीति। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबले पर एक बार फिर मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। मुंबई के डोंबिवली में एक बैंक ने कांबले से कर्ज वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए बैंक ने बाकायदा एक अखबार में विज्ञापन छपवाया है, जिसमें अपील की गई है कि कांबले और उनकी पत्नी की संपत्तियों से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो बैंक को तुरंत बताएं। बैंक का आरोप है कि कांबले ने बैंक से कर्ज लेने के बाद उसे अदा नहीं किया। गाजियाबाद में सेल्स टैक्स विभाग ने छापेमारी कर 12 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए। सोने की एक खेप दिल्ली से आगरा लाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने सीट के नीचे बने खुफिया जगह पर सोने को छिपा रखा था। बरामद सोने की कीमत 3 करोड़ 38 लाख बताई जा रही है। फिलहाल विभाग की टीम ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। सेल टैक्स की चोरी का मामला, करोड़ों के सोने की खेप बरामद। तस्वीरों में कैद ये वही टोयोटा एटियोस कार है जिसके जरिए करोड़ों रुपए के सोने को चोरी छिपे दिल्ली से आगरा ले जाने का खेल खेला जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, गाजियाबाद के NH24 चौराहे पर नाकेबंदी कर कार को पकड़ लिया गया। सेल टैक्स विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर और कार की पहचान पुख्ता थी, लिहाजा टीम ने कार को खंगालना शुरू कर दिया। ये हम लोग को सूचना मिली थी कि चांदनी चौक दिल्ली से आगरा के लिए कुछ प्राइवेट गाड़ी में सोना ले जाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने उसको गोपनीय रूप से S24 पे CISF कट के पास उस गाड़ी को रोका गया। गैर कानूनी तरीके से सोने की तस्करी करने के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब कार की खुफिया जगहों का राज फाश हुआ।
कार के आगे की दोनों सीटों के नीचे एक बॉक्स पाया गया। एक नजर में छापेमारी करने वाली टीम को अपनी सूचना पर भरोसा नहीं भी होता, लेकिन अगले ही पल जब आगे की दोनों सीटों के नीचे बने बॉक्स को खोला गया तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। उस गाड़ी के ड्राइवर सीट के नीचे सोना रखे होने की सूचना थी। तलाशी लेने पर 24 किलो सोना 12 किलो सोना पाया गया। कार से बरामद 12 किलो सोने की गुणवत्ता और वजन के बाद सेल्स टैक्स विभाग ने इसकी कीमत 3 करोड़ 38 लाख आंकी है। ये सोना आगरा के अजय कुमार का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सोने को राजकुमार ने कागजी तौर पर पुख्ता बताया है, लेकिन अभी तक इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उसने सेल टैक्स विभाग को नहीं सौंपे हैं। ये जब रोका गया तो इस समय ड्राइवर के पास कोई भी कागजात नहीं थे। केवल गाड़ी में ड्राइवर था और उसकी सीट के नीचे रखा हुआ पाया गया था। इस पे कार्रवाई की गई है वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत और इसको नोटिस दे करके और इसको अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जा रही है। सेल टैक्स विभाग की माने तो पिछले दिनों से ही उन्हें दिल्ली से सोने की अवैध तस्करी होने की सूचना मिल रही थी। इस बार उसने सूचना के आधार पर गुप्त कार्रवाई को अंजाम दिया और सफलता हासिल की। फिलहाल इस मामले में विभागीय जांच जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि करोड़ों का ये सोना कहां और किस मकसद से ले जाया जा रहा था। क्या राजकुमार की दलीलों में दम है या फिर राजकुमार अवैध सोने की तस्करी करने वाले नेटवर्क का एक हिस्सा है? अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, गाजियाबाद। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। वारदात रिंग रोड पर उस वक्त अंजाम दी गई जब वेस्टगेट मॉल स्थित कंपनी का कर्मचारी 40 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहा था। तभी कार को बाइक और कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक दिया। बदमाश लाखों की लूट को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए, जबकि लूट में इस्तेमाल की गई कार को मौके पर ही छोड़ गए। पुलिस की जांच में पता चला है कि कार चोरी की है, जिसे वारदात से कुछ घंटे पहले ही आरोपियों ने चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने रोशन, वरुण और आशीष नाम के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी लोगों को शेयर में पैसा लगाने और 2 गुना मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक कुरियर कंपनी में कार्यरत है। आरोपी के तीनों वैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो चुकी होती थी। इसकी जानकारी वो फर्जी तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों से हासिल करते थे। पुलिस की माने तो तीनों अब करीब दर्जन भर लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। तीनों के पास से पुलिस ने 12 क्रेडिट कार्ड, कई वोटर आईडी, पैन कार्ड, 5 मोबाइल फोन और करीब 2 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई के बाद ही उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि उत्तर भारत में मानसून के 14 जुलाई तक बरसने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि देश में सूखा पड़ने ही वाला है, लेकिन ये तर्क मानसून की हालत को देखते हुए काफी हद तक संदेश पैदा करते हैं। बीते जून के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून औसत से कम ही रहा है। राष्ट्रीय पैमाने पर सामान्य से 37% कम और उत्तर भारत में 45% कम बारिश दर्ज हुई है। अभी तक देश के केवल 14% हिस्सों में ही सामान्य बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अगले 48 घंटे में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। परंतु वीक मानसून तो पहले से बताया हुआ है और वीक मानसून करंट वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि बरसात भी बहुत कम हो रही है। पर 14 के बाद आप सोच सकते हैं कि अच्छी बरसात हो। अगर 20 जुलाई में तक जुलाई की बारिश सामान्य से 20% कम रहेगी, तब तो सूखे का चांस बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद अब तक देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इस वजह से कई राज्यों में फसलों की बुआई में देरी हो रही है, तो वहीं अब सूखे को लेकर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। अगर आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर महंगाई बढ़ना तय है।
मौसम विभाग के तमाम अनुमानों पर पानी फेरते हुए कमजोर मानसून का खतरा अब सूखे जैसे हालात पैदा कर रहा है। देश के ज्यादातर इलाके बारिश के लिए तरस रहे हैं। जुलाई का आधा महीना बीतने को है, लेकिन मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत को सामान्य से आधी बारिश भी नसीब नहीं हुई है। इस वजह से देश की कृषि व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ने का अनुमान है, जिससे महंगाई की और भी तेजी से बढ़ने का डर है। बारिश की बात करें तो देश भर में मानसूनी बारिश में कमी दर्ज की जा रही है और 9 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 43% कम बारिश दर्ज की गई, जो 2009 की तुलना में काफी कम है। पश्चिमी यूपी में सामान्य से 73% कम बारिश हुई है, जबकि पंजाब में सामान्य के मुकाबले 57% कम बारिश हुई है। मानसून की बेरुखी के चलते देश 5 साल के सबसे भयंकर सूखे के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में मानसून सक्रिय होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में काफी कम बारिश हुई है। इसके मद्देनजर राज्यों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। वहीं मानसून की लेट लतीफी का साइड इफेक्ट देश की कृषि पर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद से बेहद कम बारिश के कारण देश भर में खरीफ की बुआई में खासी कमी आई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 2.56 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले आधे से भी कम है। सामान्य से कम बारिश के कारण धान, अनाज, दालें और कपास की बुआई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर अगले कुछ दिनों में बारिश की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं होता है तो देश के 30% से ज्यादा हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर पड़ेगा, जहां तिलहन, दलहन, कपास और मोटे अनाज की बुआई होती है। ये राज्य गन्ना, कपास, दालों, सोयाबीन, फल और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक हैं। ऐसे में अगर इन राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा होते हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। फल, सब्जियों और अनाजों के उत्पादन की कमी के चलते इनके दामों में बेतहाशा वृद्धि होगी। यूं तो सरकार के पास गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन उसे फल, सब्जी और दूध के दाम में बढ़ोतरी से पैदा होने वाली समस्या से जूझना पड़ेगा। जाहिर है सरकार के सामने पहले से ही बेकाबू खाद्य महंगाई की चुनौती और बड़ी हो जाएगी। हालांकि सरकार का दावा है कि खरीफ की बुआई को सूखे की मार से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले साल 2009 में देश को 4 दशक के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था, जब सामान्य से 21.8% कम बारिश हुई थी। उस वक्त हमें चीनी और खाद्य तेल का आयात करना पड़ा था। इससे सरकार का आयात बिल काफी बढ़ गया था। लेकिन इस बार संकट कहीं बड़ा है। इस बार अगर मानसून की आंख मिचौली का खेल लंबा चला तो सरकार के लिए महंगाई को काबू में कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पहले से ही इराक में चल रहे संकट की वजह से तेल के दामों में आग लगी है। खाने पीने के भी दाम बढ़े हुए हैं। रही सही कसर बजट ने पूरी कर दी, लोक लुभावन योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाकर। अब ऐसे वक्त में अगर देश में सूखे का संकट पैदा होता है तो फिर महंगाई रॉकेट की रफ्तार से आसमान की ओर बढ़ेगी, जिसे रोक पाना काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में भी मानसून ने देरी से लोगों का हाल बेहाल है। राहत का कोई आसार नहीं दिखाई पड़ रहा। एक तरफ आग बरसाती गर्मी तो दूसरी तरफ जेब जलाती महंगाई। सावन के महीने में दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। पिछले 10 सालों में 2012 और 2014 में ही सिर्फ ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में दिल्ली तपती गर्मी से बेहाल है। 4 दिनों से पारा लगातार चढ़ते चढ़ते 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। राहत के नाम पर खबर सिर्फ इतनी है कि 2-3 दिनों में थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 14 तारीख से बारिश हो जाएगा। वो मतलब शुरुआत में ज्यादा नहीं होगा, आपको बादल आएगा, इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, थोड़ा 13 तारीख से कम होने शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अभी तक 12 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से बहुत कम है। वहीं लेट मानसून का असर अब फल और सब्जियों की कीमतों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली में सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर जा पहुंची हैं। टमाटर 50 रुपए प्रति किलो, आलू 40 रुपए प्रति किलो, प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। सारी सब्जियां जो हरी सब्जियां भी है, जैसे प्याज है, इंग्लिश सब्जियां, टमाटर, हर चीज की रेट इस टाइम ऊपर चल रहे हैं। प्याज के बिना काम चला पाएंगे क्या?
नहीं, अभी तो जब तक बजट है खा रहे हैं, नहीं होगा तक। देश भर में लेट मानसून की वजह से कई राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली में भी राहत के कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसे में अब लोगों को गर्मी के साथ ही महंगाई की तपिश का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मानसून की बेरुखी के बीच गर्मी से त्राही त्राही कर रही दिल्ली अभी भी बिजली कटौती की मार झेल रही है। दिल्ली के तमाम इलाकों में कई घंटों की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसके लोगों का जीना बेहाल हो गया। बिजली की डिमांड भी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले राजेश सहगल और उनका परिवार रोजाना हो रही बिजली कटौती से परेशान है। इन्हें लग रहा था कि मई जून के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन अभी भी आग बरसाती गर्मी में दिन में कई घंटे बिजली के बगैर गुजारने पड़ रहे हैं। पूरी समर वेकेशंस में हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहे और इवन आफ्टर वेकेशंस के बाद भी अब ये जुलाई आ चुका है। ऐसा कभी नहीं होता था कि जुलाई के अंदर भी एक आपकी लाइट की इतनी शॉर्टेज रहे। पूरे जून के महीने में सेम यही चलता रहा है कि लाइट जो है 6 to 7 आवर्स, और फोन करें तो वो यही कहते हैं कि लोड शेडिंग हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, राजधानी में बिजली की मांग भी बढ़ रही है। 1905 से दिल्ली में बिजली की डिमांड और सप्लाई का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, लेकिन इतने सालों में ये पहला मौका है जब बिजली की डिमांड ने पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में बिजली की मांग 5810 मेगावाट तक पहुंच गई। 2013 में अधिकतम मांग 5653 तक पहुंची थी। 2012 में 5642, 2011 में 5028 और 2010 में अधिकतम मांग 4720 तक पहुंची थी। आज भी बिजली की अधिकतम मांग 5572 मेगावाट है। बिजली की जबरदस्त किल्लत ने राजनीतिक पार्टियों को भी मुद्दा दे दिया है। दिल्ली में रोजाना बिजली के मुद्दे पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के लोग बिजली और पानी जैसी समस्याओं के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, महंगाई जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रही है। बिजली पानी का मुद्दा प्योरली स्टेट गवर्नमेंट का इशू है और पिछली सरकारों ने बिजली पानी पर क्या किया है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बिजली की बढ़ती मांग और सप्लाई में होती कमी के बीच दिल्ली विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इसी महीने बिजली की दरों में 15 से 20% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है, लेकिन बड़ी दरों के बावजूद क्या लोगों को दिन भर बिजली मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भले ही मॉनसून दिल्ली आ गया है, लेकिन बिजली की डिमांड कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है और लोगों को अभी भी दिन में कई घंटे बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति तो जमकर हो रही है, लेकिन लोगों की समस्याओं का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। मेट्रो संगम में इतना ही। नमस्कार।